ये ललन टॉप है और आप हमारी खास कवरेज G20 360 डिग्री देख रहे हैं। G20 लीडर्स समिट शुरू हो गया है। हम लगातार आपको G20 परिवार के सदस्यों के बारे में बता रहे हैं। आज कहानी महात्मा गांधी की कर्मभूमि और नेल्सन मंडेला के देश साउथ अफ्रीका की। आगे की बात करें उससे पहले इस नक्शे को देखिए। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। अधिकांश इलाका पठारी है, यानी ऊंचा और समतल। दक्षिण और पश्चिम में पहाड़ी इलाका है और पूरब में दांतेदार चोटियों वाला ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन है। साउथ अफ्रीका की जमीनी सीमा 6 देशों से लगती है: नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, स्वातिनी, मोजाम्बिक और लेसोथो। लेसोथो साउथ अफ्रीका की सीमा के अंदर बसा हुआ है। आबादी है करीब 6 करोड़। 3 राजधानी है। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है, यहाँ संसद है, और ब्लॉमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है। एक और शहर का नाम आपने खूब सुना होगा, जोहान्सबर्ग। यहाँ पर वॉन्डर स्टेडियम है। इसी मैदान पर 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था। भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2023 की ब्रिक्स समिट भी इसी शहर में आयोजित हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हिस्सा लेने गए थे। इसके अलावा 11 आधिकारिक भाषाएं भी हैं। इसकी बड़ी वजह दशकों तक चला नस्ली दमन है। साउथ अफ्रीका के दक्षिणी इलाके में जोहान्सबर्ग के पास एक गुफा है। इसे स्टर्कफॉन्टेन कहते हैं। पुरातत्वविदों को यहाँ कुछ पुराने मानव जीवाश्म मिले, कुछ 20 लाख साल पुराने भी हैं। इसलिए इस इलाके को नाम दिया गया मानव जाति का पालना। आज से लगभग 24,000 साल पहले सैन या बुशमैन नाम की शिकारी जातियां साउथ अफ्रीका पहुंची थी। इनके वंशज अभी भी कालाहारी रेगिस्तान के आसपास रहते हैं। फिर आई 15वीं सदी। यूरोप से समुद्री अभियानों का दौर शुरू हुआ नई जमीन की तलाश में। ऐसे ही एक समुद्री अभियान की कमान पुर्तगाली जहाजी बर्तोलोमेओ डियाज के हाथों में थी। वो भारत पहुंचने के लिए रास्ता खोजने निकले, लेकिन भयानक तूफान के चलते एक टापू पर रुकना पड़ा। ये अफ्रीका का दक्षिणी छोर था। जिस जगह पर डियाज और उसके साथी रुके थे वो आज केप टाउन के नाम से जाना जाता है। कालांतर में ये जगह बेस कैंप बन गई। भारत आने के रास्ते में वास्को डी गामा केप टाउन में भी ठहरा था। 1497 में लंबे समय तक इस इलाके में शांति बरकरार रही। डच और अंग्रेजों के बीच सत्ता की अदला बदली चल रही थी। वो सीमित इलाकों पर शासन चला रहे। ये ठहराव 1867 में भंग हो गया। किम्बर्ली प्रांत में हीरे की पहली खदान मिली। अंग्रेजों की नजर टेढ़ी हो गई। कुछ बरस बाद यहाँ सोना भी मिलने लगा। इसके बाद ब्रिटेन ने अपनी सेना उतार दी। वे नए इलाकों पर कब्जा जमाने लगे, संसाधनों को लूटने लगे। 1910 में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका की स्थापना हुई। इसमें डच भाषी बोयर रिपब्लिक और अंग्रेजों के कब्जे वाले इलाके एक हो गए। दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश साम्राज्य का डोमिनियन स्टेट बन गया। ब्रिटेन की गद्दी पर बैठा शासक ही देश का मुखिया होता था। 1934 में दक्षिण अफ्रीका को आजादी मिल गई। आजादी ब्रिटिश शासन से मिली थी, लेकिन मानसिकता से नहीं। वो सोच जो कहती थी कि गोरी चमड़ी वाले लोग शासक होंगे और बाकी लोग सेवक। 1948 में नेशनल पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका को देश की कमान मिली। ये पार्टी व्हाइट सुप्रीमेसी की अगवा थी। अश्वेतों के खिलाफ नफरत उनके जीन्स में थी। सरकार बनते ही रंग भेद की नीति लागू की। अश्वेतों के साथ भेदभाव बढ़ गया। अश्वेत चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, कॉलोनी, समझिए कि आम दिनचर्या की हर जरूरी इकाई को रंग के आधार पर बांट दिया गया था। गोरे लोगों के मोहल्ले में घुसने के लिए भी पास लेना पड़ता था। अधिकतर अच्छी नौकरी गोरी चमड़ी वाले लोगों के लिए रिजर्व थी। अश्वेतों के हिस्सों में सफाई और शारीरिक श्रम वाले काम थे। उनसे जमीन खरीदने का हक भी छीन लिया गया था। ये घटिया नीति तो कागजों पर थी, हकीकत उससे कहीं ज्यादा बदतर थी। सरकार अश्वेतों को इंसान मानती ही नहीं थी। उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की सुनवाई तक नहीं थी। लोगों के भीतर यह गुस्सा जमा होता गया। 1970 के दशक में हिंसक विरोध प्रदर्शन होने लगे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसको लीड कर रही थी। पार्टी के नेता नेल्सन मंडेला जेल में थे, लेकिन उनकी पार्टी सड़कों पर थी। धीरे धीरे इन प्रदर्शनों का दायरा बढ़ने लगा। 1978 में पीटर विलियम बोथा देश के प्रधानमंत्री बने। अश्वेतों के वो धुर विरोधी थे। उन्होंने अपने पर्सनल डॉक्टर वॉटर बसान को यूरोप भेजा। वो ऐसा हथियार चाहते थे जिससे गुपचुप तरीके से अश्वेतों को खत्म कर दिया जाए। ये प्रोजेक्ट कोस्ट था। बसान ब्लैक वेपन के इजाद में जुट गए। ये हथियार सिर्फ अश्वेत लोगों पर इस्तेमाल किया जाना था। प्रोजेक्ट कोस्ट के तहत सुसाइड पिल्स, जहरीली गैसों और अश्वेत महिलाओं को बांझ बनाने वाली दवाएं बनाई गईं।
सेना ने इनका इस्तेमाल भी किया। रंगभेद युग खत्म होते होते सेना से लड़ाई में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1994 में सरकार बदल गई, तब जाकर प्रोजेक्ट कोस्ट का भेद खुला। डॉक्टर बसान पर जांच बैठी, मीडिया में उन्हें डॉक्टर डेथ कहा गया, मगर कभी सजा नहीं मिल पाई। खैर, 1980 के दशक में साउथ अफ्रीका सरकार पर दबाव पड़ा, रंग भेद खत्म करने की मांग उठी। 1990 में मंडेला को रिहा किया गया, रंग भेदी नीतियों को बदला गया। 1994 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, पहली बार हर नस्ल के योग्य वोटर्स को मौका दिया गया। मंडेला ये चुनाव जीत गए, 1999 तक पद पर रहे। अन्याय युग से मुक्ति का भरोसा दिलाने के लिए जरूरी था कि हर नागरिक को शासन में शामिल किया जाए। इसका माध्यम बनाया गया भाषाओं को। 35 में से 11 प्रमुख भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला। इन्हीं भाषाओं के आधार पर साउथ अफ्रीका के 10 नाम और हैं। साउथ अफ्रीका ने काफी तरक्की की है, ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में गिना जाने लगा, लेकिन इस विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा। इसके चलते साउथ अफ्रीका फिलहाल बिजली संकट, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा है। साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम है साउथ अफ्रीकन रैंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक जीडीपी 399 बिलियन डॉलर्स है, भारतीय रुपए में लगभग 33 लाख करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति आय लगभग 5 लाख रुपए है, भारत से 2 गुना ज्यादा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में दोनों देशों के बीच 6,80,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। भारत ने 3,45,000 करोड़ का सामान साउथ अफ्रीका भेजा। क्या निर्यात किया? गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, दवाइयां आदि। साउथ अफ्रीका से हमने लगभग 3,25,000 करोड़ का सामान आयात किया। क्या क्या? सोना, कोयला, लौह अयस्क आदि। भारत साउथ अफ्रीका में चलने वाली रंग भेद नीति का हमेशा से विरोधी रहा। उसने विरोध जताने के लिए हर तरह के संबंध खत्म कर लिए थे। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साउथ अफ्रीका का मसला उठाया। 1960 के दशक में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने नई दिल्ली में अपना दफ्तर खोला। साउथ अफ्रीका की तत्कालीन सरकार ANC को आतंकी संगठन मानती थी। 1990 के दशक की शुरुआत में साउथ अफ्रीका में बदलाव हुए। नेल्सन मंडेला जेल से छूटे। भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 1990 में मंडेला भारत भी आए। 1993 में दोनों देशों के बीच व्यापारिक और राजनयिक संबंध शुरू हुए। 1997 में रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर दस्तखत किए गए। G20 के अलावा दोनों देश ब्रिक्स और कॉमनवेल्थ में भी साथ हैं। 2008 में भारत ने साउथ अफ्रीका और ब्राजील के साथ साझा सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी। भारत और साउथ अफ्रीका दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे देशों में से हैं। दोनों देश UN सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता की दावेदारी भी पेश करते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार साउथ अफ्रीका के दौरे पर जा चुके हैं। उनका पिछला दौरा अगस्त 2023 में हुआ था, ब्रिक्स समिट के लिए। जोहान्सबर्ग वो गए थे, उसी दौरान चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राष्ट्रपति ही सरकार और राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। सरकार की 3 शाखाएं हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और कैबिनेट है। विधायी शक्तियां संसद के पास है। संसद के 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंस कहते हैं। निचला सदन नेशनल असेंबली कहलाता है। नेशनल असेंबली में बहुमत दल का नेता राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए निचले सदन का मेंबर होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही सदस्यता छोड़नी पड़ती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल ही ले सकता है। नेशनल असेंबली अविश्वास प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को पद से भी हटा सकती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। वो फरवरी 2018 से पद पर हैं। क्या कहानी है सिरिल रामाफोसा की? जोहान्सबर्ग में पैदा हुए, रंग भेद की वजह से परिवार को शहर के बाहर शिफ्ट होना पड़ा। कानून की पढ़ाई की, रंग भेद के खिलाफ रैलियों में हिस्सा लेने की वजह से कई बार वो जेल भी गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत की। कुछ समय तक काउंसिल ऑफ यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका यानी कि CUSA के कानूनी सलाहकार भी रहे। ट्रेड यूनियन से जुड़े, कामगारों से जुड़े मुद्दों पर हड़ताल की। ANC पर लगा बैन 1990 में हटा लिया गया। रामाफोसा पार्टी सेक्रेटरी जनरल बने। मंडेला पार्टी के अध्यक्ष थे। 1994 में नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। रामाफोसा सरकार में उनके डेप्यूटी बनने वाले थे, लेकिन
ये पद थाबो मबेकी को मिल गया। रामाफोसा ने संवैधानिक सभा के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया। इसी ने देश का नया संविधान बनाया। 2012 में रामाफोसा एएनसी के डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। उस वक्त जैकब जुमा पार्टी प्रमुख के अलावा देश के भी राष्ट्रपति थे। 2017 आते आते जुमा भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने लगे थे। पार्टी के अंदर भी विरोध बढ़ रहा था। दिसंबर 2017 में रामाफोसा पार्टी के अध्यक्ष बन गए। फरवरी 2018 में जुमा ने राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिया। कार्यकाल पूरा होने में 1 बरस का टाइम बचा था, तब पार्टी ने रामाफोसा को मौका दिया। मई 2019 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। एएनसी जीत गई। रामाफोसा राष्ट्रपति पद पर बरकरार रहे। रामाफोसा सफल व्यवसायी भी हैं। उन्होंने न्यू अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड नाम की एक फर्म शुरू की थी। 2001 में शांडुका ग्रुप की शुरुआत उन्होंने की। ये फर्म माइनिंग, प्रॉपर्टी, फाइनेंस और फास्ट फूड फ्रेंचाइज के सेक्टर में काम करती है। सिरिल रामाफोसा G20 में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। 1860 के दशक के बाद हजारों भारतीय मजदूरी करने साउथ अफ्रीका गए। उनके साथ काफी भेदभाव होता था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह उन्हीं के लिए शुरू किया था। साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल में आंदोलन का मुख्यालय था। इसका नाम उनके पसंदीदा लेखक लियो टॉल्स्टॉय पर रखा गया था। दक्षिण अफ्रीका विश्व में मैकाडामिया नट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका में एक गली में 2 नोबेल विजेताओं का घर है। सोफ्तो की विलाकाजी स्ट्रीट में दक्षिण अफ्रीकी नेता आर्क बिशप डेसमंड टूटू और नेल्सन मंडेला का ठिकाना था। दोनों को शांति का नोबेल प्राइज मिला था। इस वजह से गली को नोबेल स्ट्रीट भी कहा जाता था। पैरालंपिक खेलों की दुनिया में ब्लेड रनर के नाम से चर्चित ऑस्कर पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका से ही है। 2014 में गर्लफ्रेंड के कत्ल के जुर्म में उन्हें 5 बरस जेल की सजा सुनाई गई थी। साउथ अफ्रीका सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाला अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है। रंगभेदी शासन खत्म होने के बाद समानता और लोकतंत्र का वादा किया गया था, लेकिन 1994 के बाद से मुल्क में एक ही पार्टी सरकार चला रही है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के गिनती के देशों में से है जहां एक बार भी सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ है। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के दोनों धड़ों में अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। वो अमेरिका से भी रिश्ते रख रहा है और रूस के साथ भी उसने संबंध बनाकर रखे हुए हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लल्लन टॉप की G20 कवरेज लगातार जारी रहेगी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। बहुत बहुत शुक्रिया।